Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is what is profitable and cash rich business. आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस होता क्या है, ये कैसे बिल्डअप होता है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और आपका बिजनेस क्या वाकई ही प्रॉफिटेबल और कैश रिच है। हाँ, प्रॉफिटेबल और कैश रिच। आप कह रहे हो कि जब मैं बिजनेस रन कर रहा हूं तो बिजनेस तो मेरा प्रॉफिट अर्न करना वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होता है जिसकी वजह से पाइपलाइन कंसेप्ट के हिसाब से कैश फ्लो जनरेट होता है। हमेशा हर समय मनी यानी कि कैश ऑन डिमांड अवेलेबल है। दैट मीन टू से सैलरी पे करनी है तो 3 महीने का रिजर्व अवेलेबल है। बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मनी ऑर्गेनिक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से आपको अवेलेबल है। आपने इस तरीके से बिजनेस को मैनेज किया हुआ है, तो वो वाकई है क्या प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस। बहुत से मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर से मिलता हूं और जब उनके बिजनेस को मैं डीप में डिटेल में वन बाय वन बिजनेस मॉडल के हिसाब से स्टडी करता हूं ना, तो हैरानी की हद रह जाती है कि वो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है। दैट मीन टू से कि वो कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए इंटीरियर डेकोरेटर है तो उन्होंने कहा कि हम इंटीरियर की डिजाइनिंग भी कर देंगे प्लस आपकी साथ में कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे, क्योंकि हमारे जानकार हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे काम करवा के आपको दे देंगे। लमसम डील करके आ गए, वो प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट ही नहीं हो रहा और बिजनेस जो है वो लॉस में कन्वर्टेड है। उनको भी मालूम है डिले हो रही है, लेकिन पहले से प्लानिंग ही नहीं की, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव ही नहीं किया। फिर पहले प्रोजेक्ट को ले तो लिया था, बड़ी शिद्दत से काम किया था, अब पहले के लॉस को पूरा करने के लिए दूसरा बिजनेस पकड़ा ताकि पिछले का लॉस भी कवर कर दें और आगे प्रॉफिट भी कमा लें। अब जब नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा उसके पैसे आ रहे हैं, जब पैसे आते हैं तो लगता है कि यही प्रॉफिट है, लेकिन जो कलेक्शन रिसीव होती है ना कस्टमर से, वो कोई प्रॉफिट थोड़ी होता है, वो तो कैश फ्लो है, वो तो मनी का इनफ्लो है। एट द एंड वो खर्चने तो है ही है। अब दूसरा प्रॉफिट, दूसरा प्रोजेक्ट, भगवान करे कि वो आपको रेवेन्यू देकर जाए, लेकिन बाय द टाइम जब दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था तो तीसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी हाथ आपने डाल दिया। अब तीसरे प्रोजेक्ट में हाथ डालने के बाद दूसरे वाले प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कम हो गया है, तो अनफॉर्चुनेटली दूसरा प्रोजेक्ट भी लॉस के अंदर ही कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि सैलरी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है आपकी कंपनी के अंदर, रेंटल इतना ज्यादा है और जो लोन या इंटरेस्ट की आप पेमेंट कर रहे थे वो इतना ज्यादा है कि जो उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी थी वो तो पाइपलाइन से निकल गई। अब क्या करें, दो प्रोजेक्ट किए दोनों ही लॉस में चले गए। अब तीसरा प्रोजेक्ट, चौथा प्रोजेक्ट, पांचवा प्रोजेक्ट, ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कि मंथली फाइनेंशियल समरी बना के अपना प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर लेता है, या प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देखिए उसको पता लग जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जबकि 70 से 90% लोगों को तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। वो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं अब पता कैसे लगेगा। फाइनेंशियल समरी तो बनती नहीं, जो बनती है वो सही नहीं बनती। अगर बनती भी है तो खुद ही बिजनेस ओनर को ना भरोसा ही नहीं है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। उनको पता है कि बुक्स में तो ये है कि नहीं है, कि उसका इनवॉइस किया है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। दैट मीन टू से अनअवेयरनेस में बस दुनिया चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, काम पे काम होते चले जा रहे हैं। जब मैं और डीप में बिजनेस ओनर से बात करता हूं तो पता लगता है कि उनका एक या दो या तीन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट एरियाज होते हैं। एक इंटरेस्ट एरिया होता है उनका सेल, कि भाई सेल पे फोकस करना है, सेल पे फोकस करना है, सेल पे फोकस करते करते वो सेल ही कर देते हैं। सेल करने के लिए बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स दे देते हैं, सेल करने के लिए ना जाने क्या क्या वो कर देते हैं।
लेकिन कलेक्शन के ऊपर कोई ध्यान नहीं, सेल हो जाती है। अब सेल के लिए करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के बहुत सारे खर्चे हैं, कंपनी का ब्रांड भी होना चाहिए, इमेज भी होनी चाहिए और मार्केटिंग भी होनी चाहिए। आजकल जिस तरीके से मार्केटिंग हो रही है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो सेल करने के चक्कर में बहुत सारे खर्चे कर दिए। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस प्रॉफिटेबल बचा ही नहीं है। दूसरा, बिजनेस ओनर फोकस बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं कि मैं तो बना दूंगा जी, मैं तो रेडी कर दूंगा, अगर ये मशीन का कंपोनेंट बनाना है ना, तो ये कंप्रेसर बनाना है तो मैं बना दूंगा। बिजनेस ओनर को पूरी क्लैरिटी है कि ये मशीन का इक्विपमेंट जो है मैं बना सकता हूँ, तो अच्छी बात है, बना सकता हूँ, काबिल तारीफ है। और बहुत ही कम रेट के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेशनल एफिशिएंसी के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन इसको बेचना भी तो है। बना तो लेते हो, लेकिन इसके अंदर जो कंपोनेंट इक्विपमेंट लग गए, उससे कॉस्टिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई, वहां पर ध्यान नहीं दे रहे। तो एट द एंड ऑफ द डे अपनी इच्छाएं, अपने अपने शौक सारे के सारे कहाँ निकलते हैं पूरे करने के लिए? बिजनेस के अंदर से पूरे निकलते हैं। तो बिजनेस कहाँ पे निकल रहा है? लॉस के अंदर निकल रहा है। ये तो हो गई प्रॉफिटेबिलिटी की बात। अब बात करें कैश रिचनेस की, कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, गालिब हर ख्वाहिश पे दम निकले, बिजनेस कर रहे हैं तो इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, इतना ज्यादा एसेट खरीदना, मशीनरी खरीदना, बढ़िया ऑफिस बनाना, रिनोवेशन करना, कार लेना, गाड़ी लेना, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं। और जिस समाज में उठते बैठते हैं उसके हिसाब से फिर इतना ज्यादा प्रेशर और लोड पड़ रहा है बिजनेस के अंदर कि वो बेचारा इतना उसको हैंडल नहीं कर सकता। इनफैक्ट बिजनेस की बॉडी में से ब्लड को निकाल दिया जाता है, एक बोतल, दो बोतल, सात सात बोतलें बिजनेस के ब्लड में से निकाल दिया जाता है। और किसी प्लॉट में, मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट में, तो चाहे कहीं यूपीएसआईडीसी के प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है कि वो बॉडी इतना ब्लड निकलना बर्दाश्त भी कर सकती कि नहीं कर सकती। उल्टा फिर उसको 6 बोतलें खून चढ़ानी पड़ जाती है, यानी कि लोन लेना पड़ जाता है, किसको? बिजनेस को। तो कहने का मतलब ये है कि जो चल रहा है वो चल रहा है और बस चलता ही चला जा रहा है। एक उम्मीद की किरण है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन बिजनेस हमारा ना बहुत तरक्की करेगा। विजन हमारा इतने हजार करोड़ का है और आज हम जिस स्टेज के ऊपर खड़े हैं वहां पर गलतियां 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 होती चली जा रही है। तो पॉइंट ये आता है कि क्या करें, क्या करें आखिर? बेसिकली ये प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस बनेगा कैसे? बनेगा कैसे, यही सवाल है ना आपका जिग्मोर। ये प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस अल्टीमेटली बनेगा कैसे? बताता हूं, मैं बताता हूं, अभी बता रहा हूं, अभी के अभी बता रहा हूं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं उस जगह पर जो है आज का हमारा टॉपिक। ऐसे बनेगा। नंबर 1, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट रेवेन्यू। देखो, जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, और उसमें से जो रेवेन्यू आना है, प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस वो है जिसने वो अवस्था हासिल कर ली है कि अब जो रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो आप बेचते हो, एक्चुअली वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो रियली में डिमांड में है। हर बार हम एक नई इनोवेशन करके अब कहते हैं कि अब ना इसको धक्कम पेल के अंदर बेचेंगे। ना 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 ना, वो आपकी एडिशनल फ्यूचर ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकती है। मैं मना नहीं कर रहा, आगे वाले आने पैराग्राफ के अंदर मैं बोलूंगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए। लेकिन अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो ना, जो आपकी सेल हो रही है, आज जो आपकी सेल हो रही है ना, वो सेल हो रही है जो आज से 1 साल पहले आपने प्लान की थी। यानी कि 1 साल पुरानी प्लानिंग जो है आज रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। आज जो विजन के हिसाब से प्लान करोगे तो अगले 1 साल के बाद में आप क्या और कितना बेच रहे होगे, उसके बीज अभी बोने पड़ेंगे। किसान ऐसे ही करता है ना, एक जमीन लेगा,
अब उसको मालूम है कि अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा फसलें होंगी, लेकिन उसकी तैयारी कब से शुरू हो जाती है? जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में वो अपने खेतों में काम कर रहा है। वो क्या करता है? बुआई, सिंचाई, रखवाली सारे काम करता है, तो जो आउटपुट निकल के आता है वो 1 साल के बाद निकल कर आता है। दैट मीन टू से कि आपके बिजनेस का डिजाइन, आपके बिजनेस की कंसिस्टेंसी, किस तरह के कस्टमर को क्या क्या बिक रहा होगा। आज जो बिक रहा है ना, आज सुन लो मेरी बात, आज जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिक रहे हैं उसकी ऑलरेडी या तो आप डिमांड क्रिएट कर चुके हो, या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी डिमांड में है। जैसे ई व्हीकल है, वो ऑलरेडी डिमांड में है तो चलो चलने दो। जैसे कभी इन्वर्टर बैटरी बहुत डिमांड में थी और आज भी है, तो उसको चलने दो। जैसे कि कार है, स्कूटर है, बाइक है, फर्नीचर है, जो सर्विसेज है, जो जो टेक्निकल आजकल ट्रेनिंग, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दीज आर दी थिंग्स पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, दे रियली वांट टू गेट दैट। और वो वाला जो आपने प्लान किया था ना, अब आपके पास उसकी कंसिस्टेंट रेवेन्यू आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, चाहे कंसिस्टेंट रेवेन्यू छोटा आए और उसके हिसाब से छोटा स्केल कर लो, लेकिन वो स्केल जो होना चाहिए प्रॉफिटेबल और कैश रिच होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट भी बच रहा है और मनी अवेलेबल है हमेशा। तो ये स्केल तो कभी भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे ये रिलायबल और कंसिस्टेंट डिमांड के अंदर तेजी आती चली जाएगी, हम क्या कह रहे हैं कि खर्चे इतने पाल लेंगे, सीएफओ, सीटीओ, उसके बाद सीईओ और टॉप हेड, बॉटम हेड, और इतने जहां वहां पूरा का पूरा खतरनाक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट कर लिया। हमें लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से तो बेच ही देंगे। उल्टा है, उल्टा है। बिक रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली बिक रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। रिलायबल और कंसिस्टेंट रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है ना, तो आपका फ्लेक्सिबल पीछे का बिजनेस मॉडल हमें चाहिए ही चाहिए ट्रैवल लाइट के हिसाब से। तो पहला एस्पेक्ट क्या रहा प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के अंदर? कि रेवेन्यू ना वो है जो कि रिलायबल और कंसिस्टेंट है। दूसरा, एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो ऑपरेशन है ना, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो जो आपका कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली जो कंसिस्टेंट रेवेन्यू है ना उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो वो कॉस्ट 30 to 40% से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, जिसके थ्रू आपने उस रेवेन्यू को मैनेज करना है। रेवेन्यू फर्स्ट, आपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पहले काम करते हुए रेवेन्यू जनरेट कर दिया, अब और रेवेन्यू जनरेट हो गया। ऑपरेशनली अब आपको बंदे चाहिए, तो आपने रेवेन्यू के हिसाब से बंदे हायर किए, बंदे हायर किए तो और रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो और पर्सन चाहिए, और रेवेन्यू बढ़ेगा और पर्सन चाहिए। दैट मीन टू से पीछे का प्रोसेस पूरा का पूरा स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। द कॉस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन 30 to 40% इन केस ऑफ अ सर्विस। इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ये 8% से ऊपर की सैलरी कॉस्टिंग होनी चाहिए। इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग तो 3-4% के अंदर ही काम निपट जाना चाहिए आपका सैलरी का या बाकी कोस्ट का। रेवेन्यू आ रहा है और आप ग्रेजुअली ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हो, जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है ना, वो क्या देती है? वो आपके आइडिया, इनोवेशन या मार्केट की स्ट्रेटेजी, मार्केट का बहाव, आपकी पोजीशनिंग, आपका ज्वाइंट वेंचर आपको साथ में देता है। लेकिन एक बात हम कैसे भूल सकते हैं कि प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट रिलायबल, कॉस्ट मिनिमम, 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 ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर हम अपनी कॉस्ट को मॉनिटर करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, जितना पुराना बिजनेस उतनी ज्यादा कॉस्ट हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर देना, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर देना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है, ऑर्डर आपके हाथ में आ गया है, तो आप बस थोड़ा बहुत वर्क इन प्रोग्रेस बना के रख दो, बाकी फिनिशिंग करने के लिए ऑपरेशनली ठीक है फिनिश कर देंगे ना। वर्क इन प्रोग्रेस मिनिमल, मिनिमल ना के बराबर। रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है, उधर से ऑर्डर आया है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी एक ही गो के अंदर, बैच के अंदर उसको उठा के फिनिश में डालेंगे और पूरा ध्यान डिस्पैच देने के ऊपर। बाकी समय पर चाहे लेबर खाली बैठी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट पे काम कर लो,
2 की जगह 1 शिफ्ट पे काम कर लो। अगर तीनों शिफ्टों को मजबूरी में चलाना पड़ता है, चल अभी ये बना ले, चले अभी वो बना ले, चल अभी ये बना ले, तो मैंने देखा है फैक्ट्रियां ना वर्क इन प्रोग्रेस पे वर्क इन प्रोग्रेस, आधा अधूरा 70-80-90% किया हुआ काम भर भर के फैक्ट्रियों में रखा हुआ है, और वो फैक्ट्रियां बर्बाद कर रही हैं अपने पैसे को। कहते चलो बिजी तो रखना है, मशीन चलती रहनी चाहिए, खटखट की आवाज आती रहनी चाहिए। अरे नहीं बाबा, वहां से कितने ऑर्डर आपके पास आए हुए हैं और क्या आप डिस्पैच कर रहे हो, और यहाँ पर ऑपरेशनली जब रॉ मटेरियल खरीदा है जस्ट इन टाइम के हिसाब से, माल आने की देर है, खड़खड़ प्रोडक्शन तैयार करके उसको डिस्पैच करना है, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और कैश रिच वर्जन रहता है। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, ओके, एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट कर लेंगे प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के लिए, तो फिर कंपिटिटिव एडवांटेज, तभी और सिर्फ तभी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच रहने वाला है जब आप इनोवेशन करते रहते हो। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज चश्मा बनाते हो कंप्यूटर वाला, तो कल को चश्मा बनाते हो मास्क के लिए, परसों चश्मा बनाते हो कि सेम चश्मे के अंदर कई तरह की एडजस्टमेंट, बेनिफिट, क्रिएटिविटी अवेलेबल हो जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। आपकी क्वालिटी लॉन्ग टर्म विजन के अंदर जब तक आप अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर क्वालिटी नहीं दे रहे ना, तो प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के सपने को भूल ही जाओ। और ब्रांड, ब्रांड तो अब जॉब वर्क पे काम करते करते बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल और कैश रिच नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जॉब वर्क पे या किसी और के लिए काम करते 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 क्या होगा, अल्टीमेटली मार्जिन कम ही होते हैं। ब्रांड अपना प्रीमियम लॉन्ग रन के अंदर अर्न करता ही करता है, अर्न करता ही करता है। तो प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस वही है जिनका अपना ब्रांड है। नहीं है तो बनाओ ना। कस्टमर सर्विस एंड रिलेशन, क्या मतलब हुआ, कस्टमर की सर्विस और जो आप रिलेशन मेंटेन करते हैं किसके साथ में, कस्टमर के साथ में। बस प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर आपने कस्टमर सर्विस के लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट बना दिया, कोई सीआरएम लगा दिया आपने, चाहे जोहो लगाओ, चाहे कोई सीआरएम लगाओ, चाहे आप गूगल ड्राइव का लगा लो या आप जोहो लगाओ, और क्या बात करनी है, उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, कब कब बात करनी है, कैसे कैसे बात करनी है, उसकी क्वेरी को कैसे टेक केयर करना है, उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या करनी है, जो करना है ना आपको करना है प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के लिए। नेक्स्ट देखो, प्रॉफिटेबल कैश रिच बिजनेस वो है जिसके पास ना डाइवर्स इनकम स्ट्रीम होती है, मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स आपके पास हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जहां पर आप प्रीमियम के अंदर भी हो और आपने अपनी सिस्टर कंसर्न के अंदर किसी अलग नाम से ही चाहे काम कर रहे हो, चाहे उसकी लोकेशन भी अलग है, उसका ब्रांडिंग भी अलग है, जैसे बिरला वाले करते हैं, प्रीमियम भी आपका और मिडल भी आपका और लोअर भी आपका। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और सर्विस देके ज्योग्राफिकल कवरेज कर ली ना और उनके ब्रांड को सेट कर लिया, तो बस समझ लो कि अब आपके पास ना डाइवर्स इनकम की स्ट्रीम आ गई है, मल्टीपल रेवेन्यू की स्ट्रीम आ गई है। एक के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, एक स्ट्रीम के ऊपर कोई भी मार्केट के अंदर कंपटीशन आता है, एक स्ट्रीम के अंदर मार्केट में कुछ भी हो जाए, कोई पता लगे रॉ मटेरियल के रेट पीछे यूक्रेन और रशिया की वार के चक्कर में बढ़ गए हैं, तो पूरा का पूरा बिजनेस फ्लैट। तो क्या आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और सर्विसेज यानी कि आप क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग वाले प्रोडक्ट के साथ में खुद काम करना शुरू कर दिया है, या ज्वाइंट वेंचर करके आपके ब्रांड से बाहर से भरवा के उसको भी आप क्रॉस सेल अपसेल कर रहे हो ना, तो आपके बिजनेस को कैश रिच होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो जरूरत ही नहीं है मेरे को इस केस में करने के लिए, आप कह रहे हो मैं तो एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करूंगा, पावर ऑफ वन थिंग। अरे बाबा, पावर ऑफ वन थिंग जो है ना, वन थिंग वो आपके बिजनेस की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व कर रहे हो। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए, क्या बोल रहा हूं मैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए जो आपने वन थिंग चूज की है उसके अराउंड जो है ना डाइवर्स यानी कि मल्टीपल रेवेन्यू की स्ट्रीम है आपके बिजनेस के अंदर।
क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसकी जान है। सोच लो, जान लो, बना लो, ये बिजनेस मॉडल का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे स्विगी वाला है, वो एडवर्टाइजमेंट भी ये चले जा रहा है जोमेटो वाला, और वो कमीशन भी लेते चला जा रहा है। देखो देखो देखो, सुपर सक्सेसफुल कंपनियों को उन्होंने सेम वन थिंग के अराउंड इनकम के बड़े सारे सोर्सेस कर रखे हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि मान लो वेडिंग प्लानिंग करती हैं, तो साथ में कंसल्टेंसी भी दिए चले जा रही हैं, और साथ में ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी किए चले जा रही हैं, और साथ में सर्टिफिकेशन भी किए चले जा रही हैं। सोचो, जानो, समझो। और कैश रिच बिजनेस क्या इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बगैर हो सकता है? मतलब बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हो ना कैश फ्लो को, जितने पैसे आते हैं ना उसी को ही बांटते हो। आते पहले हैं, बटते बाद में हैं। जबकि इन इफेक्टिव बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले ही हमने 50 तरह की कमिटमेंटें कर रखी होती हैं, और फिर अभी पैसा घर में आया भी नहीं होता, हम पहले से प्रोमिस कर देते हैं, और वो जी अगले हफ्ते पेमेंट आने वाली है 20 लाख की, और आपको अगले हफ्ते मैं जो है पेमेंट कर दूंगा। वो अगले हफ्ते 20 लाख की पेमेंट आती नहीं, और आप पेमेंट कर नहीं पाते। सामने वाला कहता है कि आपने तो कहा था पेमेंट करूंगा, आपको क्या करें, मार्केट में मंदी बढ़ी है, पेमेंट नहीं आई तो क्या करूं, आगे से नहीं आई तो मैं कैसे दे सकता हूं। अरे ऐसे क्यों बोलते रहते हो? जो आता है ना, जो आ गई कलेक्शन आ गई, अब इसी को ही बांटो, क्योंकि जो हाथ में है ना वही सच है। तो इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्लोजली मॉनिटर करना है कैश फ्लो को, और वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है कि आपके बिजनेस के अंदर अगर पैसे ज्यादा चाहिए, आपने कम लगाए हुए हैं, तो बिजनेस तो कैश क्रंच में रहेगा ही। या तो बिजनेस का स्केल छोटा करो, अरे करो भाई, बिजनेस का स्केल छोटा करो, या पैसे पकड़ के लाओ कहीं से, सेकंड क्रेडिट लाइन से। जब लेकर आओगे तभी तो वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट होगी, आरओआई। तो जो बिजनेसेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर रहे हैं ना, वहां पर डिसिप्लिन अपने आप ही आ जाता है। कंपनी का अकाउंटेंट बोलता है कि सर ये जो हम खर्चा कर रहे हैं, ये जो मानेसर में प्लॉट खरीद रहे हैं, ये तो 10 साल के बाद बनाएंगे। आज हम 4 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट अकाउंट से निकाल के मानेसर के प्लॉट की बुकिंग करा रहे हैं, क्या फायदा इसका? इसका क्या फायदा? इसके ऊपर आरओआई क्या आएगी? उल्टा नेगेटिव आरओआई हो गई, पता नहीं इसके रेट बढ़ने हैं कि नहीं बढ़ने। अच्छा सर, ये जर्मनी से जो नई मशीन खरीदने की आप बात कर रहे हो, तो अभी एग्जिस्टिंग मशीनों को तो पूरा यूज कर नहीं रहे। ज्यादातर फादर अपने सन को बोलते हैं, क्या कर रहे हो, ऑलरेडी 2 मशीनें तुम्हारे पास लगी पड़ी हैं, उसमें ढंग की सेल आ नहीं रही, तीसरी और उठा के ले आए हो। तो पापा जो है ना वो सही बोलते हैं। यंग जनरेशन की ना फादर से बनती नहीं, वो कहते हैं पापा टोकते रहते हैं, पापा टोकते रहते हैं, पापा टोकते रहते हैं, पापा ये करते हैं। अरे पापा जो हैं वो आरओआई ट्रैकर हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जो खर्चा करते हैं, वो कहते हैं इतना स्टाफ भरी जा रहे हो, इतना स्टाफ भरी जा रहे हो, ये डीएमई, ये और ये सेल्स कोऑर्डिनेटर, और ये और वो और हेड, और तेरा तो मेरा तो वो बढ़ते चले जा रहे हो। वो अपने वर्ल्ड में सही है, वो तो अपने वर्ल्ड में सही है, क्योंकि पापा तो आरओआई ट्रैकर हैं। भैया इतना खर्चा कर रहे हो, इनकम तो दिखाओ, कब आएगी कैसे आएगी, पेपरों पे ही दिखा दो, या पहले एक बड़ा ऑर्डर लेके आ, पैसे कमा, कुछ रिजर्व क्रिएट, कमा के खर्च, कमा फिर खर्च। तू कह रहा खर्चूंगा तो कमाऊंगा, पहले मुर्गी पहले अंडा, पहले मुर्गी पहले अंडा, कमाऊंगा तो खर्चूंगा, खर्चूंगा तो कमाऊंगा। अब ये ना एक बड़ा जबरदस्त फ्यूजन है। तो या तो प्रॉमिस करो, बोल्ड प्रॉमिस करो कि ये देखो, ये मैं खर्चा कर रहा हूं, उसके ऊपर ये आरओआई है, ये आरओआई इतने टाइम में इतनी आ जाएगी, नहीं आई तो मैं रिवर्स कर दूंगा सारा का सारा, और उसको इस तरह से हम ट्रैक करेंगे, तो पापा अपने आप खुश हो जाएंगे। पापा कहें हाँ, अब ये सही सोच रहा है। वो तो डरते हैं इस बात से लेके कि आजकल के नौजवान जो है बस खर्चे बढ़ा लो, खर्चे बढ़ा लो, खर्चे बढ़ा लो। तो यानी कि प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस करने के लिए इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको क्लोजली मॉनिटर करना है कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, और आरओआई को ट्रैक करना है, और लॉन्ग टर्म विजन और प्लानिंग है ना, तो ही आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच रह सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म, जो 5 साल पहले आपने बिजनेस शुरू किया था और आज आप खड़े हो ना, आपका आज लॉन्ग टर्म प्लानिंग है पिछले 5 सालों की। आप बोलोगे पता ही नहीं लग रहा कब 5 साल निकल गए, कब 10 साल निकल गए। कुछ लोग तो कह रहे हैं मुझे तो 20 साल हो गए बिजनेस करते हुए, अभी भी। और 20 साल, आज ना फ्यूचर में मत देखो, फ्यूचर में मत देखो, अभी आज ना निकलो पास्ट में। कहा निकलो? पास्ट में निकलो, पास्ट में।
और देखो 20 साल पहले क्या सोचा करते थे, कॉन्फिडेंस ही नहीं था अपने ऊपर, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जिस लाइन से स्टार्ट किया था उस लाइन का लेना देना नहीं आज की लाइन से। यानी कि 20 साल पहले जो सोच रहे थे और आज आप जहां पर हो उसका कोई लेना देना नहीं, सोच ही नहीं थी। 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, अभी पिछले महीने। यानी कि जिस समय हमारा दिमाग जो भी सोचता रहता है, सोचता है, शॉर्ट टर्म ही सोचता रहता है। एक काम करता हूँ, छोले भटूरे की दुकान खोल लेता हूँ, एक काम करता हूँ गारमेंट के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं ना जॉबर पे काम करा लेता हूँ, एक काम करता हूँ आजकल चैट जीपीटी बहुत आ रही है, एक ना नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देता हूँ, एक काम करता हूँ टेक्नोलॉजी कंपनी को ना टेक ओवर कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ एक ना नया स्टार्टअप खोलता हूँ, एक काम करता हूँ, पता नहीं क्या काम करता हूँ। कुछ ना होना शॉर्ट टर्म प्लानिंग से, कुछ नहीं होना। एक वन थिंग को पकड़ो, छोटे से स्केल के ऊपर बिजनेस करो। वो वन थिंग का अगर लॉन्ग टर्म विजन है, उस वन थिंग का लॉन्ग टर्म विजन है, बाकी देखो समय अपने आप ही ना आपके बिजनेस को जहां लेके जाना होगा वो ले जाएगा। लोग मिलते चले जाएंगे फ्यूचर के अंदर, आप जो मैनिफेस्ट करोगे, विजुलाइज करोगे, वो बरकत आएगी, फलेगा फूलेगा। लेकिन आप क्या लॉन्ग टर्म विजन और प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करती हो ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर? आपकी अपनी खोज, खोज यानी कि किसी ने अगर आर एन डी कर भी रखी है तो उस आर एन डी को स्टडी करना भी आर एन डी कहलाता है। आर एन डी की आर एन डी, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पायर होना। तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल चल रहे हैं उनको लेके उनकी आर एन डी करो, नहीं तो अपने प्रोडक्ट के अंदर डीप डाइव, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करनी है। तो वहां से बनना है प्रॉफिट, प्रॉफिट तो वहीं से ही बनना है। हम कह रहे हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस करना था, समझ नहीं आ रही, पता नहीं कैसे लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। उसको तो अकल भी नहीं है, उसके पापा जो है पढ़े लिखे भी नहीं है, वो तो एवं ही है। लेकिन फिर भी पता नहीं इतना करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, 500 700 हजार करोड़ की। और पापा जो है ना वो किताबों की पढ़ाई वाला बिजनेस नहीं करते, पापा बिजनेस की रिलेशनशिप को समझते हैं, लॉन्ग टर्म के विजन को समझते हैं, मार्केट की पल्स को समझते हैं, मार्केट की पल्स को समझते हैं। पापा पापा ही होते हैं। ओके, तो इन्वेस्ट इन आर एन डी। बेटे भी आजकल बहुत शातिर है, मुझे मालूम है, बहुत तेज हो। आपने फादर के बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया, मुझे मालूम है आपका बेटो, आपका भी मालूम है, आप भी बहुत तेज हो। लेकिन कर तो आप यही रहे हो ना, लॉन्ग टर्म विजन और प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो जिससे मैं बात कर रहा हूं। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं, आपकी थोड़ी बात कर रहा हूं। आप तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म विजनरी और प्लानिंग हो। आपको तो मैं वेट कर रहा हूं, आपकी कन्विक्शन बढ़ा रहा हूं कि आप जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हो सही सोचते हो। मैं तो आपके साथ ही हूं। मैं तो, समझ गए ना, उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं करते। करना चाहिए ना, करना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन और प्लानिंग के हिसाब से, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, सारा प्रोडक्ट एंड सर्विस एक तरफ, आपकी कस्टमर से रिलेशनशिप एक तरफ। बिजनेस है ही रिलेशनशिप का गेम। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, जो कस्टमर को लॉयल्टी के साथ में लॉन्ग रन में अपने साथ रखते हैं, छोटे मोटे लॉस की परवाह नहीं करते, छोटे मोटे लॉस की, किसी पर्टिकुलर डीलिंग के अंदर ओवरऑल तो उस महीने में प्रॉफिट था, ओवरऑल तो उस कस्टमर के साथ में प्रॉफिट है, लेकिन एक आधी डीलिंग के अंदर कोई ऊंच नीच हो गई तो कोई बात नहीं यार, टेक केयर करो, रिलेशनशिप फर्स्ट। वो कहता कोई गल नहीं पाजी, कोई गल नहीं, तुसी ए वाली चीज ना एवं ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो कस्टमर ने कहना वाह, मेरी ना इस बिजनेस के साथ में एकदम प्यारी ट्यूनिंग है। मैंने देखा है कई वेंडर सप्लायर जो हैं कई कस्टमर के साथ में कहते हैं ये तो हमारी थर्ड जनरेशन से हम इकट्ठा बिजनेस कर रहे हैं। मैं लुधियाना में गया था, कहता हमारी तो थर्ड जनरेशन है। मैं एक बार जम्मू में गया था, कहता हमारी तो फोर्थ जनरेशन है। एक बार मैं दिल्ली में तो देखता ही रहता हूँ, वो पुराने जी हम भागीरथ प्लेस के अंदर ही नहीं कोई माल सप्लाई करते हैं, वो बड़ा प्यार है जी इनके साथ में, वो महंगा सस्ता नहीं देखते जी, ये बंदे ही बहुत बढ़िया है, मुश्किल टाइम के अंदर तो हमसे पैसे नहीं मांगते और हमें हेल्प भी कर देते हैं, और जब जरूरत होती है हम भी इनकी हेल्प करते हैं। हम एक दूसरे का सपोर्ट फंक्शन है। अरे समझो इस बात को, आप एक इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हो। अगर इकोसिस्टम के अंदर आपने सप्लायर और अपने कस्टमर के साथ में गुड रिलेशनशिप के साथ में और अपने एम्प्लॉय के साथ में, ह्यूमन बीइंग के साथ में एक अमेजिंग रिलेशनशिप का कंटेक्ट कर दिया, आपकी कंपनी का कल्चर बहुत ही अच्छा है जहां एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाती है, प्यार दिया जाता है, उस कल्चर के अंदर सब कोई एक दूसरे को मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है, किसी लक्ष्य को हासिल करते हो, सप्लायर को भी इन्वॉल्व करते हो अपनी डिस्कशन के अंदर, कस्टमर को नई नई आर एन डी कर करके दिखाते हो, तो कैसी होगी कंपनी वो? पता कैसी होगी? प्रॉफिटेबल और कैश रिच कंपनी होगी। प्रॉफिटेबल और कैश रिच कंपनी होगी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। एंड
स्केलेबल मॉडल एंड स्केलेबल मॉडल। जो मॉडल है ना आपका, उसके अंदर जब एक्सपेंशन की जगह है तो ही वो प्रॉफिटेबल और कैश रिच कहलाएगा। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपके इन्वॉल्व हुए बगैर वो काम हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके इन्वॉल्व हुए बगैर, आपकी इंस्ट्रक्शन दिए, आपके दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर अगर वो काम नहीं हो सकता ना, तो वो बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच नहीं है। तो वो बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच नहीं है। तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा था? मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस जो होता है उसके फीचर होते हैं रिलायबल एंड कंसिस्टेंट रेवेन्यू, उन प्रोडक्ट की जो कि डिमांड में है, उन सर्विसेज की जो कि डिमांड में है। और आपके बिजनेस के अंदर का कैरेक्टरिस्टिक्स है एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस, competitive advantage with innovation, quality, brand, customer service and relation, diverse income stream है, you have multiple revenue, complementary product or services, cross selling and upselling, you are doing effective financial management, closely monitoring cash flow, working capital management, you are tracking the ROI, long term vision के साथ में काम कर रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो, and you are investing in the research and development and maintaining a very strong relationship with the customer by the customer loyalty program, and you have a scalable model in which there is a room for expansion. दिस इज व्हाट मैं आपको आज कम्युनिकेट करना चाह रहा था। JSAonline.in, JSA.online.in के अंदर आप गए, और भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, जो कुछ भी है ना, करो रजिस्टर, जाओ लॉगिन के अंदर, और आपके दिमाग में जो भी सवाल आएगा ना, तो आपने सवाल पूछ देना है। डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन, बस लिखो आस्क योर क्वेश्चन के ऊपर और पूछ डालो। पूछ डाला तो लाइफ चिंगालाला। राइट, व्हेन यू विल आस्क क्वेश्चन, यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क एंड फील फ्री ऑन JSAonline.in। तो ये रहा आज का 5 AM का कैश फ्लो मास्टरी सेशन। तो बताओ कैसा लगा आज का सेशन? कैसा लगा जो मेरे साथ लाइव हो? बताओ बताओ कैसा लगा? एक मिला नया पर्सपेक्टिव देखने का चीजों को, प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के अंदर क्या मिला? व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे यू हैव टुडे? तो जो मेरे साथ लाइव हैं, जरा बताओ चैट बॉक्स के अंदर। तो क्या मेरा चैट बॉक्स एक्टिवेट नहीं है क्या? आहा, ओहो, मैं समझ गया। आप कैसे रिप्लाई करोगे जब चैट बॉक्स एक्टिवेटेड नहीं होगा? कर दिया, चैट बॉक्स एक्टिवेटेड। वो रिकॉर्डिंग होती है ना, उस चक्कर में मुझे थोड़ा सा वो मेंटेन करना होता है। डॉक्टर DK गुप्ता जी ने मुझे सलाह दी थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जवान क्या कर रहे हो, हम बात नहीं कर सकते आपसे इस वेबिनार के अंदर, सिर्फ चैट बॉक्स में बात कर सकते हो। डॉक्टर साहब अगली बार मैं ना करूंगा इसको, अगली बार इसको मीटिंग फॉर्म के अंदर करूंगा, वो रिकॉर्डिंग में इश्यू होते थे ना, इस वजह से। लेट मी ट्राई, इस बार नहीं कर पाया, अगली बार करूंगा। आपका नाम देखते ही मुझे याद आ गया। तो ग्रेट हो डॉक्टर साहब, डॉक्टर DK गुप्ता। राहुल जैन जी कह रहे हैं ग्रेट। राहुल जी स्वागत है आपका। डॉक्टर DK गुप्ता जी ऑसम, थैंक यू, ग्रेट, यस। चलिए, तो अब ना इसके अंदर मैं जरा फटाफट से कमेंट पढ़ लेता हूँ। शंकर हेम रजानी जी कह रहे हैं जयपुर से, सीधा सीधा। अरे जयपुर वालों, आप तो मजेदार हो, कमाल है। योर सेशन आर ऑलवेज गिव फूड फॉर थॉट टू रिव्यू द बिजनेस मॉडल अगेन एंड अगेन। ओ यस, ओ यस, फूड फॉर थॉट। आपको, मुझे याद आ गया जयपुर की थाली हमने खाई थी इकट्ठे। फूड से ध्यान आया। एनीवे, फूड थॉट, यस। तो बिजनेस मॉडल को तो जितनी बार रिफाइन करेंगे ना, जितनी बार रिफाइन करेंगे उतनी पॉलिश उस आपके हीरे की और निकल कर आएंगी। बहुत सही किया। राहुल जैन जी कह रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय रख रहे हैं, फादर बोलते हैं आउटपुट लाओ। आउटपुट लाओ का मतलब है ROI कहाँ है? मधुसूदन अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन मधुसूदन जी, रियली नाइस टू हैव यू टुडे हियर। शिवम कुमार जी, रिफ्रेशिंग आ गया ना मजा एकदम, सवेरे सवेरे इन थॉट्स को डॉक्यूमेंट कर लेना और इम्प्लीमेंट करना है हम सब ने अपने बिजनेस के अंदर। और कृष्ण कुमार महेश्वरी जी, के महेश्वरी जी, रिवायर्ड द ओल्ड थॉट इन अ वेरी रिफाइंड वे।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम रोज नहाते हैं ना, रोज ब्रश करते हैं, इसी तरीके से हमें एक रिफ्रेशर चाहिए अपने माइंड को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के लिए। यस, कहिए महेश्वरी जी। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। एंड टाइम हो गया है 5:35, सो लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। नेक्स्ट फिर मिलेंगे एक सरप्राइज के साथ में। चलिए ठीक है, ओके, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम, बाय।